प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी थोड़ी परेशान कुन है। मसलन ख्वाजा आसिफ साहब ने कल कहा था कि मुज़ाकरात अब बंद कर देने चाहिए, होने नहीं चाहिए। आज भी उन्होंने बड़ी मायूसी का इजहार किया है और आज फिर उन्होंने वो लफ्ज़ दोहराया और उन्होंने कहा कि ये स्मोक स्क्रीन है, ये कुछ भी इसमें से निकलने वाला नहीं है। अब जो बातें इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि अब हमारी भी डिमांड्स हैं और हम भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के सामने मुतालबात की सूरत में रखेंगे। राना सनाउल्लाह साहब TORs की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कमीशन बनाना है तो फिर उससे पहले TORs की डिस्कशन करना पड़ेगी। PTI ने ऐसा लगता है कि अपना जो अल्टीमेटम था उसको नैरो डाउन करके सिक्वीज कर दिया है। यानी वो जो 31 जनवरी का टाइम दिया था, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, अगली ही मीटिंग में इसको नतीजा खेज होना चाहिए और जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। लेकिन क्या आज जो लेटेस्ट जो बयानात हमारे सामने आए हैं हुकूमती रहनुमाओं के, उसके नतीजे में क्या ऐसा लगता है कि एक ही अगली मुलाकात में वो नतीजा निकल सकता है जो PTI एक्सपेक्ट कर रही है, यानी जुडिशल कमीशन का क़याम? हुकूमत की बातों से तो लगता है कि शायद ये मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ NRO का शोर मचाया जा रहा है कि NRO मांगा जा रहा है, NRO मांगा जा रहा है, NRO नहीं देंगे। तो ये मामलात कहाँ जा रहे हैं? इससे कुछ निकलने वाला है भी या सिर्फ वक्त ज़ाया हो रहा है? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास भप्पी साहब, आज आपने बड़े हंगामा खेज इजलास में शिरकत की है, बल्कि हंगामा आराई का हिस्सा बने आप। ये अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो ये क्या स्ट्रैटेजी? आप अगर हाउस ही नहीं चलेगा ना कौमी असम्बली, कल भी वॉकआउट कर दिया कौमी असम्बली से, सेनेट में भी आज आप प्लेकार्ड उठाकर लाए हुए थे, तो ये आप नहीं समझते कि इससे माहौल खराब हो रहा है, मुज़ाकरात का माहौल? तो फिर कैसे बनेगा? देखिए खान साहब, एक तो याद रखिएगा, जो असेंबली और सेनेट है उसका अपना एक बिजनेस है पड़ा, वो अपनी जगह चल रहा है। उसमें अपोजिशन का एहतजाज, प्रोटेस्ट, नारे, तकरीरें, ये उसका हिस्सा है। ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज कम से कम मैं इमरान खान साहब की फ़ोटो लेके अपने पास लेके बैठा था और नेशनल TV पे जहाँ इमरान खान का नाम लेना मना है, जहाँ उसकी फ़ोटो चलाना मना है, जहाँ उसके बयान पे पाबंदी है, नेशनल के ऊपर इमरान खान साहब की फ़ोटो नजर आ रही है, तो सारी दुनिया देख, वो पता नहीं लगा उनको उस वक्त, वो लाइव चल गया तो समझ नहीं लग सकी। बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट इतनी स्पेस निकल रही। बाकी आज जो हमारा मेन प्रोटेस्ट है वो तो एजाज चौधरी के नाम के ऊपर है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि आज यूसुफ गिलानी साहब ने उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, बहुत बहादुरी का काम किया, लेकिन उस ऑर्डर की जिस तरह पंजाब हुकूमत ने तहकीरी की, उसको डिस्ग्रेस किया कि जी हम नहीं भेजेंगे। अब चेयरमैन सेनेट फेडरेशन का चौथा बड़ा नुमाइंदा है, वो ऑर्डर कर रहा है कि जी मेरे सेनेटर को आप भेजिए, मेरा सेशन हो रहा है। पंजाब हुकूमत कह जी मैं हम नहीं भेजते, तो उसकी बेइज्जती किसकी? उन्होंने डिस्ग्रेस चेयरमैन सेनेट को किया। उसने कंटेम्प्ट को बेसिस जो लगी है वो हाउस के ऊपर कंटेम्प्ट लगी, तो हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया एजाज चौधरी के हवाले से। और फिर उसमें ऑटोमेटिकली हमारा जो मेन था वो ऑब्वियसली 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन था, जो वहां पे हमारे जो सियासी वर्कर्स जो शहीद हुए उसके वाले से हमने नारे मारे और अपनी बात को पहुंचाया ताकि आवाम को पता था वो वर्कर्स कोई यतीम थोड़े थे, कोई लावारिस थोड़े थे। और फिर तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स, शाह कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन, एजाज चौधरी, उन सब के लिए आवाज बुलंद की। अब इसके लिए हमें कहा जाए कि क्योंकि मुज़ाकरात हो रही हैं और ये चीजें ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपने फंडामेंटल राइट्स तो कम से कम पीछे स्टेप बैक नहीं कर सकते। एजाज चौधरी साहब का कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाना, इसको समझा जा रहा था कि ये CBMs हैं, चलें कुछ चीजें बेहतर होना शुरू हुई हैं, लेकिन आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर फिर कर दिया, हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं थी? पहली दफा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुआ। इससे पहले मिर्जा अफरीदी साहब हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे, सादिक सिनानी साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया था। मिर्जा अफरीदी डिप्टी चेयरमैन थे, हमने ऑब्वियसली हमारी पार्टी से तो उन्होंने कहा तो उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। उस वक्त भी पंजाब गवर्नमेंट ने यही किया था। अब हमें कम से कम 7-8 महीने लगे गिलानी साहब को कन्विंस करते हैं, काइंड इनफ, इट वाज द ग्रेस ऑफ हिम कि उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया नोइंगली कि शायद पंजाब आज उनका इम्तिहान है। और आज पूरा का पूरा हाउस गिलानी साहब के पीछे खड़ा है कि सर आप इसको इंप्लीमेंट कराएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। और मैं एक चीज़ और कह दूं, कहीं हमारी हुकूमत से गलतियां हुई होंगी प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से, मैं आपको और मैं लोगों को कहता हूं कि उस वक्त कई ऐसी चीज़ जो हमने सबक वी लर्न दी हार्ड वे, पर इसका ये मतलब नहीं कि आज इस वक्त इनके साथ ये किया जाए, कल ये वक्त फिर तब्दील होगा। और मैंने तमाम सेनेटर्स को कहा, आज हम जेल में हैं, कल आप लोग भी जेल में जा सकते हैं। आज जिस किस्म का रवैया हमारे साथ बढ़ता जा रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। लेट्स स्टैंड अप। वो 75 साल का एक बुजुर्ग है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, पिछले 1.5 साल से नाकर्दा गुनाह की सजा में उसको कोट लखपत जेल में डाला हुआ है। ही इज मतलब वो बहुत फेल्ड है, लेकिन किसी को रहम नहीं आ रहा क्योंकि हमारी अनाज जो है ना रगड़ के रखे। सेनेट से इस हवाले से आप लोगों का किसी डेलीगेशन ने या किसी ने जाके बात भी की है कि ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं आप अपने ऑर्डर पे अमल दरामद करवा सकते? गिलानी साहब से हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है शिबली फराज साहब और अली जफर साहब की दोनों की मुलाकात हुई है। आज हमारी पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने जाना था, लेकिन इत्तफाक के बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग आ गई, तो गिलानी साहब ने कहा कि मैं ऑर्डर पे इंप्लीमेंट कराता हूँ, आप इजलास में चलें। तो कल पूरी पॉलिटिकल जमात, हमारी पूरी पॉलिटिकल पार्टी गिलानी साहब के दफ्तर में जाएगी और उन्हें कहेंगे कि
सर हमें आप पे भरोसा है, आप हिम्मत करें, एक तो स्टैंड तो ले। देखिए अल्टीमेटली आज गिलानी साहब फेल हो गए तो ये आपका फेडरेशन का हाउस फेल हो जाएगा। मैं एज अ सेनेटर अपने आप पे शर्मिंदगी फील करूं, मेरी औकात क्या है? मतलब एक प्रिजनर, आईजी प्रिजनर पंजाब का, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। होम सेक्रेटरी पंजाब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, वो कहते नहीं मानता, जाओ चेयरमैन सेनेट जहां से आएगा। ये डिस्ग्रेस तो उनकी है, हम उनके पास पीछे रैली करेंगे। लेट्स आई होप कि वो स्टैंड करेंगे। एंड आई एम श्योर गिलानी साहब जितना ग्रेसफुल आदमी है, आई एम श्योर कि वो इस दफा कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकालेंगे। सही है। पप्पी साहब ये बताइए, मुज़ाकरात की हम बात कर रहे थे, मुज़ाकरात का अगली एक ही निशस्त में नतीजा खेज हो जाना या इसकी तवक्को करना, आपके ख्याल में ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं है इस लिहाज से कि अगर जुडिशल कमीशन बनना है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उसके TORs डिस्कस होंगे, दायरा उसके लिए एक चीज ज्यादा निशस्तें लग सकती हैं, आप चाहते हैं कि नहीं जो निकलना है अब एक ही निशस्त में निकलना चाहिए, अनफेयर डिमांड नहीं है आपकी? असद खान साहब इशू ये है कि दो पहले निश्चितें हो चुकी हैं और जो हमारी दो डिमांड्स हैं वो पहले दिन से, ये आज पहला दिन नहीं, उन्होंने कहा जी आप रिटर्न में लेके आए, पहली दफा नहीं, दूसरी अब हम रिटर्न में भी दे देंगे उनको। आपको भी तो ये फैसला करने में 2 हफ्ते लगे ना कि रिटर्न में देनी है। अच्छा आप वेरी फ्रैंकली कि रिटर्न में मांगने का मकसद क्या था, चले हम दे देते हैं, उनको पता तो हमने मांगना, अब अल्टीमेटली इस पर जहन बनाएंगे। अब जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जिसके TORs ले आए, अगली बार TORs ले आएंगे, फिर क्या होगा? ये हर दफा एक नया प्रपोजल आता जाएगा। पॉइंट ये कि गवर्नमेंट को कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस दिखाना नहीं, देखे ना, मगर आप एक दफा अपने तौर पर तो आपको एक छोटा सा फैसला करने में 2 हफ्ते लग रहे हैं, दूसरी तरफ आप हुकूमत से तवक्को कर रहे हैं कि बड़ा फैसला करने के लिए आप एक ही मीटिंग में कोई एक कम से कम हमारी 2 मेन शर्तें, कोई एक पहली मीटिंग में मान लेना, जो तीसरी नशिस्त आ रही है, हमारे जो सियासी असीरान है उनको रिहाई कर दे। वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, 9 मई के केसेस में एजाज चौधरी को रखना या डॉक्टर यास्मीन राशिद को रखना या मियां महमूद रशीद या शाहमूद कुरैशी साहब को रखना, ये कहां की मंतक है? जिनके ऊपर 9 मई का एक ब्लफ्ड केस है, कम से कम उन्हीं को जाने दे। और हमने खान साहब के वाले से कहा मत छोड़े खान साहब। आज हुकूमत अगर चाहे कि शाहमूद कुरैशी साहब को जेल में नहीं होना चाहिए, हुकूमत क्या करेगी? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेगी? वेरी फ्रैंकली अलकादर ट्रस्ट में हुकूमत ने क्या करना था? ये जो जजेस हैं किसके ताबे हैं? ये किसकी बात सुन रहे हैं? आज जज साहब हुकूमत को चाहिए कि जज कोई कॉल करे कि नहीं आप इनको फैसला सुना देना। देख 302 के मुजरिम को जमानत मिल जाती है, ये डिमांड तो आपको अदालत में करनी चाहिए, तो शाम ना कि आप ये तो आपके ख्याल में जो जज साहब हैं वो हमारी सुन रहे हैं? वो आप 9 मई का केस क्या होगा? 176 होगा, 171 होगा, तोड़ फोड़ होगी, दहशतगर्दी होगी। दहशतगर्दी की अदालत में लोगों को जमानत, अब 1.5 साल से अगर जमानत नहीं मिल रही तो अदालत यकीनन किसी की ताबे है, वो अपने माइंड से काम नहीं कर रही। सो गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस ही कम कर ले कोर्ट को। अब अलकादर ट्रस्ट के ऊपर जो जज साहब है फैसला क्यों नहीं सुना रहे? मतलब अगर वो इतना ओपन एंड शट केस है, जैसे हुकूमत कह रही है, जज भी सेशन जज है, सुनने को भी कोर्ट अडियाला जेल के अंदर जा रहा है, फैसला सुना क्यों नहीं देता? ये कौन सा पहली दफा है कि आपने तोशाखाना के केस में हमारी सजा सुनाई नहीं थी? उस वक्त तो खान साहब मौजूद नहीं थे, बुशरा आपा मौजूद, सुना दे। लेकिन डर लगता है ये सुना दिया तो वो एक नेशनल नैरेटिव, इंटरनेशनल नैरेटिव है ना कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट PTI से कर रहे हैं, वो सबुटाज हो जाएगी। और अगर स्पेयर कर दिया तो फिर अल्टीमेटली ये हो जाएगा कि खान साहब आजाद हो, क्यों फिर रखेंगे इस तरह? तो दोनों साइड पे अब इनको डर लग रहा है कि सुनाना है कि नहीं सुनाना, पता नहीं बाहर इंटरनेशनल लोग जो है कैसे देखेंगे, 10 साल की सजा सुनानी है, 14 साल, ये डिसाइड हो रहा है। देखिए यहां फैसला पहले सोचा जाता है, केस बाद में आता है। अब तो तोशाखाना 2 आ गया, यार इमरान खान पे केस बनाना है तो तोशाखाना 2 कर देते। अल्लाह माफ करे कि ये ना हो कि इद्दत के हवाले से केस आ जाए, अल्लाह माफ करे कोई ऐसे केस अगर आपकी बात मान ली जाए कि ये फैसला सुनाने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है और फैसला लिखा जा चुका है कि जी इमरान खान साहब को सजा सुनानी है, बुशरा बीबी को सजा सुनानी है, तो क्या दिक्कत है उन्हें सजा सुनाने में? मैंने आपको कहा ना, एक इनका नैरेटिव है कि वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ एंगेज कर रहे हैं। अगर 10 साल की सजा आएगी तो जो नैरेटिव इंटरनेशनली उन्होंने बिल्ड किया है, जहां जहां ये जवाब दे हैं, जिस जिसको जवाब दे उसको क्या कहेंगे? 10 साल की सजा दे दी। इनको पता हो किस किस को जवाब देते हैं, जो इनको मिलने के लिए आती है, जिनको ये मिलने के लिए जाते हैं। कहीं ना देखें हम कुछ जजीरे में नहीं रहते, पाकिस्तान को दुनिया से दूर नहीं है। आप जो कुछ करेंगे उसका इंटरनेशनल रेपरकशंस आते हैं। अभी आपके पास जो पाबंदियां लगी कहीं ना कहीं दुनिया देख रही है। अब जो 14 लोग शहीद हुए, आपके ख्याल में किसी को पता नहीं है कि डी चौक पे कहां पे किसने गोली किसको मारी होगी? एवरीबडी नोज एवरीवन। सो आपको ये फैसला करते प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा इशू और भी है, अगर ये फैसला आ जाता है तो ऑब्वियसली फैसले में कुछ लिखना पड़ेगा ना कि भाई सजा 10 साल की इस वजह से दी है। वो चैलेंज होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल में बड़ा फर्क है। वो एक सेशन जज है जो कि अपनी मर्जी के ताबे लिखा, उसने जो लिख के देना। वहां इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में एक आला अदलिया का जज है, पता नहीं किसके पास फैसला चला जाए। वहां पे ऑब्वियसली सहाफी आप जैसे दोस्त भी होंगे, वहां वकील भी होंगे, वहां सवाल भी होंगे जवाब। और अगर वहां से ये फैसला नल हो गया, नलिफाई हो गया, तो अल्टीमेटली खान साहब को रिलीज करना पड़ा। अब 9 मई में सारी उम्र तो नहीं रख सकते। तो ये चीजें इनको इतना कंफ्यूज कर रही हैं कि यार अभी डिले करो, अभी डिले करो। आप ये चाहते हैं कि अगली जो मीटिंग होने जा रही है 16 तारीख को, उसमें जुडिशियल कमिश्नर बन जाए। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ये फरमा रहे हैं कि नहीं, इसका वो यानी उनकी बातों से लगता है कि वो इसका स्कोप को वसी करना चाहते हैं। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करना चाहते हैं, वो मिसाके मईशत पे बात करना चाहते हैं, वो एहतजाज का जो तरीकाकार है उस पर बात करना चाहते हैं। ये सारी बातें वो मुज़ाकरात में ज़ेर बहस लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक मीटिंग में नतीजा निकले। देखिए
अगर नियत हो तो सब चीज का हल निकल सकता है। जुडिशियल कमीशन, हम अगर 2 मिनट एज्यूम कर लेते हैं, हम कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाए। हम क्यों कहते हैं ये? हमें कहते हैं कि 9 मई के जनाब कल्परेटर, अबैटर्स, फैसिलिटेटर, वो जो लफ्ज पता नहीं डिक्शनरी में से कहां के जो हमने पहले कभी नहीं सुने, ये हमारी ढूंढ के लिए हम कहते हैं यार इसको इस तरह करते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कर ले। किससे कराए? सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कराए। डर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी के ताबे नहीं है ना। कल को जब इन्वेस्टिगेट सवाल पूछेंगे किसने कहां कहा, इमरान खान कहां था, किसने उसको पकड़ा, किसने गिरफ्तार किया, ये सवाल उठेंगे, ये से डर लगता है। 26 नवंबर कहते हैं इन्वेस्टिगेट करें। इशू जो है कि गवर्नमेंट को खुद सेंस ऑफ फेयर है कि क्या इस टेरिटरी, अनचार्टेड टेरिटरी में जाना है या नहीं जाना। इन्वेस्टिगेशन अगर तो आप इतने क्लियर हैं कि इमरान खान वाकई 9 मई का मेन कल्प्रेट है, इमरान खान की वजह से 26 नवंबर को 14 लोग शहीद हुए, इन्वेस्टिगेट करें, हमें मुरद इल्जाम ट्राएं, माफी भी मांगेंगे, सजा भी ले लेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते फिर आप पे शक है। सो अगर नीयत साफ है तो आज कहते हैं हम बनाने को तैयार हैं, हमसे टीआरएस पे बात कर लें। हमने क्या दें कि यार ये टीआरएस ये बना लेते हैं, हम उस पर बात कर लेते, उसमें हफ्ता और भी गुजर सकता है कि जी ठीक है, प्रिंसिपली एग्रीड, जुडिशियल कमीशन बनेगा, ये टीआरएस होंगे, हम उस पर एग्री भी कर सकते हैं, हम डिसएग्री भी कर सकते हैं, हम 2 अपनी तरफ से दे देंगे, वो 2 उनके मान लेंगे, बट लेट्स मूव अहेड विद इट। और दूसरा क्या है कि जो हमारे केसेस हैं, आपने इमरान खान साहब के खिलाफ 200 केस हैं, 201 ना करें। हमारे जो लोग जिनकी जमानतों पे दरखास्तें चल रही है, अदालतों को इन्फ्लुएंस ना करें। इसमें कौन सा हमने एग्जेक्टिव ऑर्डर मांगे जो हमें माफ कर दे? हम माफी नहीं मांग रहे, हम एनआरओ डील नहीं मांग रहे, हम जमान पाक बनीगाला केपी के पेशावर अपना जेल में नहीं जाना चाहते। हम सिंपल कह रहे हैं हमारे जो केस हैं हमें लड़ने दें, अदालतों को अपने इन्फ्लुएंस ताबे से हटा लें, उनकी डिक्टेशन बंद करें, और जो हमारा मुकद्दर बनता है इन 200, 250, 500 केस इमरान खान पे लड़ने दें। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। इन मुज़ाकरात के अलावा भी बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं हो रहे हैं, यकीनन होने चाहिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हुकूमत में हैं, उनका ऑब्वियसली इनडायरेक्टली भी आपस में राब्ता रहता है, वो बात चल रही है। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ। अली अमीन गंडापुर साहब उसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं। अली अमीन साहब की ऑब्वियसली मुलाकातें रहती हैं क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट है, हमारी केपीके के सीएम है, ऑब्वियसली किन लोगों से उनकी मुलाकात रहती है, तो बैक चैनल अगर उनकी डिप्लोमेसी कहीं चल रही है तो आई एम नॉट प्रिवी टू द इन्फॉर्मेशन, आई एम श्योर पॉलिटिकल कमेटी को भी अंदाजा नहीं, लेकिन यकीनन है और चल रही है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो है ना जी कि इतवार के दिन अली अमीन गंडापुर के लिए दरवाजा खुल रहा है जेल का, अनप्रेसिडेंटेड इस लिहाज से कि एक आध मिसाल आपको कोई माजी में और मिलेगी, ठीक है, तो कुछ हो तो रहा है ना जी, होना, लेकिन इसमें कोई बुराई भी नजर नहीं आती। वेरी फ्रैंकली उसकी वजह आप कहते हैं हम अदालतों से अपने केसेस खत्म करा के छूटेंगे, फिर बातचीत भी कर रहे हैं। एक सीएम भी तो है ना, उसका अपना एक प्रोफाइल भी तो है। ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि सीएम केपी के है क्योंकि इमरान खान का इसलिए जेल नहीं, कोई अडियाला जेल को पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है ना। ऑपोजिशन लीडर जो है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का भी तो प्रोफाइल है ना, उसे नहीं मिलने दिया जाता जब तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट में बैठा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लीडर, वो सिटिंग गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट केपी में गवर्नमेंट है ना, इसी वजह पिंडी में गवर्नमेंट नहीं है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी लेवल पे अगर उनका कहीं कांटेक्ट है और फैसिलिटेट वो गवर्नमेंट, और अगर हमारे दरमियान को रोल ऐसा आ रहा है तो मुल्क और कौम के लिए आप इसे लार्ज कर रहे हैं, आप ये नहीं चाहते हैं कि ये पिक्चर बड़ी होकर दिखाई दे। जैसा कि मैं अब चले आपको ख्वाजा आसिफ साहब को सुनवाई देता हूं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी आप बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, सुनिए जरा। जो है मैंने कल भी परसों भी मैं बार बार ये इस बात करता हूँ कि केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो है, उनका राब्ता है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, लेकिन उस राब्ते को भी जो है ना ज़रा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, ऐसे रोब शोब डालने के लिए, रोब डाब डालने के लिए, शो शा करने के लिए आप उनके उस राब्ते को बढ़ा चढ़ा के बयान कर। मैंने अपनी आप स्टेटमेंट देख लें, मैंने आपको ये कहा कि हो सकता है उनका राब्ता हो, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर है तो ये अच्छा है। देखिए अगर कहीं से इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कोई स्पेस निकलती तो मैं क्यों कहूं, लेकिन और दुनिया में नहीं कहा जाएगा, आपके ओपोनेंट्स इसको डील नहीं कहेंगे। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको पहले कहा इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम सब ने एक चीज के ऊपर एग्री किया, कोई ऐसी ऑफर जिससे ये डील का नतीजा नहीं, वो हमारी डिमांड नहीं है। अब ये दो जो डिमांड्स है इसमें क्या है, जुडिशियल कमीशन क्या एनआरओ है, क्या उसमें कोई डील का आंसर? भाई जुडिशियल कमीशन 9 में या 26 नवंबर, उसमें कौन सा एनआरओ है? और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई एज पर कोर्ट केसेस, बार दोबारा करूं, एट पर कोर्ट केसेस, ये नहीं कि एग्जेक्टिव ऑर्डर इमरान खान साहब नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं आप जो इस वक्त सेशन जज बैठा है अलकादर वाला, उसको फैसला सुनाने दें जो मेरिट पे फैसला। खान साहब ने खुद कल कहा यार मेहरबानी करो सुना क्यों नहीं देते, 3 हफ्ते से हमारा सांस दबोच के रखा अलकादर, अगर इतना ओपन एंड शट है, इतनी बड़ी करप्शन है तो दुनिया को दिखाओ ताकि फैसला मैं भी आप ही के पार्टी में कुछ लोग समझते हैं कि फैसला नहीं सुनाया गया तो ये अच्छी बात है,
है? अगर वक्त गुजर जाए और चीजें बेहतर हों और फिर बरियत का ही फैसला आ जाए डायरेक्ट, फैसल चौधरी साहब बरियत वैसे कल सुनाने में हर्ज क्या था? ये तो बरियत का फैसला डिले करने से मुझे वैसे लग रहा है टेबल हैव स्टार्टेड टू टर्न, फजाओं को जो है ना वो रुख तब्दील ये लग रहा है ना कि अगर आज सुनाया जाएगा तो सजा होगी। अच्छा, मतलब फैसल चौधरी साहब की बात से तो ये लगता है कि अगर वक्त गुजर गया तो हो सकता है कि डायरेक्ट बरियत का फैसला सुना दिया जाए। वैसे फैसलों की वजह से कोई लोग छूटे हैं आज तक? क्या आपके ख्याल में 10 साल सजा हो सकती है तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस दोबारा नलिफाई नहीं हो सकता? तो उस फैसले कभी इमरान खान साहब को जेल में नहीं रख सकते और कोई चीज बरियत उनको बाहर निकाल सकती, ये मैटर नहीं करता। आज खान साहब 200 के 200 केसेस में आजाद हो जाएं, शायद उनको अडियाला से बाहर नहीं निकालने देंगे, क्योंकि अडियाला की चाबी जिसके पास है वो जब तक वो नहीं चाहेंगे वो चाबी खुल नहीं सकती। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आकर इसी मौजू पर के सबसे बड़ा शिकवा पीटीआई से हुकूमत का यह है कि भाई ये गुफ्तगू किस किस्म की कर रहे हैं? जेल में बैठकर अडियाला में इमरान खान साहब इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं अगर वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो? और इसको वाकई पीटीआई के खुद अपने लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि इमरान खान साहब अपना लबो लहजा थोड़ा सा नरम क्यों नहीं कर रहे। ब्रेक के बाद वापस आके इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर साहब, हुकूमत कहती है ना कि आप मुज़ाकरात में इसलिए बैठे हैं कि आपकी मजबूरी है, आप जब हर जगह से आपको इनकार हो गया। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि आपने बहुत से दरवाजे खटखटाए, अच्छा, जब वो दरवाजे नहीं खुले तो आप हमारा दरवाजा दस्तक देने के लिए आ गए। आपसे फिर एक सवाल है, हमारे साथ इससे ज्यादा हो क्या सकता है? लीडर को गोली लग रही थी, गोली लगी, अल्लाह ने उसकी जिंदगी बचा ली। आपने उसको 1.5 साल से जेल में बंद कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी की स्पेस बंद कर दी है, सारी सीनियर लीडरशिप जेल में पड़ी है 1.5 साल में। 9 मई के चक्कर में आपने लाहौर में, कोट लखपत में बंद किया हुआ है। हमारे पास कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। हमारे तमाम के तमाम लीडरशिप को डी चौक फलाना फलाना 250-250 300 पर्चे करके डाल दिए। स्पेस तो हमारे पास है ही कुछ नहीं। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? आप मुझे मार नहीं सकते ना, आप मेरा सांस नहीं दबा सकते, आप मेरी जबान बंदी कर सकते, आपने कर दी है। सो हमारे पास वो कहते हैं वी हैव नथिंग टू लूज। सो मुज़ाकरात हमारी मजबूरी नहीं है, मुज़ाकरात इनकी मजबूरी है, क्योंकि इस वक्त अवाम और इनमें इतना फर्क आ चुका है। वो जो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल कॉस्ट इतनी बड़ी है कि अवाम इनके साथ अब इंगेज नहीं कर पा रहे। ये बार बार कहते हैं इकॉनमी। एक ऐसी बता दें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आयो, पाकिस्तान के बाहर वाले इन्वेस्टमेंट करनी बंद की, आपकी हाउसिंग इंडस्ट्री बंद है, आपकी जो डेवलपमेंट सेक्टर अभी दिसंबर की रेमिटेंसेज और पूरे 6 महीने के रेमिटेंसेज जो हैं पाकिस्तान में 2 किस्म की रेमिटेंसेज है। एक वो जो डेली वेजेस की लेबर है जो कमाते जो अपने घरों को फैमिली को पैसे भेजते हैं, जिससे उनके घर चलते नंबर जो है वो तो उसमें 30% इंक्रीज है ना, इसकी वजह से क्योंकि इंटरनेशनली लोगों की जो वहां की इकोनॉमी है वो बेहतर हुई है, वो अपने घरों में पैसे भेज रहे हैं। जो आपकी रेमिटेंस इन्वेस्टमेंट के लिए आती थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चक्कर में जो घर भेजते थे कि यार ये प्लॉट ले लो डीएचए में, ये फलानी जगह इन्वेस्टमेंट, वो पैसे नहीं आ रहे। और मैं आपको लिख के दे दूं, जिस दिन खान साहब ने लकीर डाल दी ना कि जी रेमिटेंस नहीं, यानी खर्चा अपनी जगह तो है, नहीं, अभी तो बिल्कुल खामोशी से मुज़ाकरात की वजह से ही स्लो। जब कभी ये मुज़ाकरात से पुल आउट हुए तो जो ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, वो बंद कर देंगे। दैट इज अ बिग चंक। ऑब्वियसली जिससे रोजी रोटी के लिए, घर फैमिली के लिए भेजना, वो बंद नहीं करेगा और हमारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि मईशत ठीक नहीं हो रही जब आपकी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे आ गई है? दैट इज द थिंग। आपके रेमिटेंसेस बेहतर हो रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं, क्यों आप इस बात पर? ये याद रखिए असदुल्ला खान साहब की जो इन्फ्लेशन की फिगर है, मैंने उस दिन इन्फॉर्मेशन की स्टैंडिंग कमेटी में भी कहा था जो वहां पे पैमरा के, मैं कि अगर फेक न्यूज चलाना मुझके ऊपर कानून है तो फेक न्यूज गवर्नमेंट पे भी लागू होती है। गवर्नमेंट नहीं फेक न्यूज लगेगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन का जो ग्रोथ था वो कंपैरेटिव टर्म्स में पिछले महीनों से कम है। अगर वो 40 पे जा रही तो अब 30 पे जा रही, फर्क तो है। लेकिन 40 से अगर वो 4% पे आ गई है तो फर्क तो पड़ा है। आप ये बताएं, अगर आटा सस्ता हुआ है तो क्या कोई बेकरी प्रोडक्ट सस्ते हुए? अगर महंगाई कम हुई तो क्या बिजली के रेट सस्ते हुए? क्या गैस के बिल कम हुए? कोई एक चीज आप बता दें जो आप अपने घर में इस्तेमाल जो सस्ती होगी। इन्फ्लेशन यही है ना, आप एक कॉमन आदमी हैं, आप जब दुकान पे जाते हैं कोई एक चीज आप बता दें कि मैं ये फलानी चीज लेके फलानी सस्ती होगी। आटा, कुछ सही बात है, आटा सिर्फ आटा इसलिए क्योंकि मरियम नवाज शरीफ से पंजाब के किसान का जो 70% इकॉनमी है उसका एक गंदम का थैला नहीं लिया। 4000 रुपए मन का वादा किया गया था कि हम 20 लाख टन लेंगे और उसमें से एक टन नहीं खरीदा, वो 2500 रुपए में आज किसान रोल रहा है। आप एक साइड के ऊपर लोगों को शायद सस्ता आटा दे रहे हैं, लेकिन वो 70% किसान है बर्बाद हो चुका है। हमारी गन्ने की फसल खत्म, हमारी कपास की फसल खत्म, हमारी चावल की फसल खत्म, हमारी गंदम खत्म। पंजाब का किसान झोली उठा उठा के इसकी बददुआएं कर रहा है जस्ट बिकॉज कि आप आटा सस्ता कर रहे हैं। दुनिया में आटा सस्ता नहीं क्योंकि यहां पे गंदम जो किसान की गंदम लेने वाला बंदा ही कोई नहीं। और एक चीज और बता दो, अभी अप्रैल में दोबारा नहीं गंदम आ रही, किसान को पता हो 2200 रुपए मन से ज्यादा गंदम नहीं बिकेगी क्योंकि मरियम नवाज शरीफ एक दाना भी नहीं खरीदेगी। कार्ड है, अभी आज ही मैं देख रहा था कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदी गई है, इससे जब के लिए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है जी। जब पंजाब में तो नहीं है तो फर्टिलाइजर क्या करेंगे? जब गंदम खरीदने वाला नहीं है तो क्या
ये कमाएंगे नहीं तो पैसा कहां से लगाएगा? पिछले साल कर्जों के आधी से ज्यादा फ्लोर मिलें पंजाब में बंद हो चुकी हैं। किसान ने इस साल कंदम नहीं लगाई, वो मकई पे चला गया, वो और सेपरेट अपॉर्चुनिटी। एक वक्त आएगा कि आपके पास यहां पे शॉर्टेज, वीट की शॉर्टेज होने आनी है, जस्ट बिकॉज कि मरियम थॉट कि जनाब गंदम नहीं खरीदूं शायद आटा सस्ता। वो हजूर आटा तो सस्ता हो गया पर किसान भी बर्बाद हो गया, किसान भी सस्ता हो गया। आप चलिए मान लीजिए कि आपके मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं, असीरान की रिहाई हो जाती है, इमरान खान भी बाहर आ गए, फिर क्या होगा? हुकूमत चल रही है, हुकूमत को आप किसी हुकूमत को धरनों से एहतजाज से खत्म तो नहीं कर सकते। दिल पे हाथ रख के कहिए कि इमरान खान एक शाम के लिए सिर्फ बनीगा ला के बैठ जाए, एक शाम के लिए। अगले दिन जो है ना ये कैसे ये गवर्नमेंट थर थर कैसे? आपने 126 दिन का धरना दिया था ना जी, हुकूमत तो नहीं चाहती एहतजाज से। इस दफा इमरान खान को धरना देने की जरूरत नहीं होगी। इस दफा खान साहब को किसी को कुछ कहने की जरूरत है, मेरे जैसे वर्कर की जरूरत है। खान साहब सिर्फ बैठ के इस्लामाबाद में कह दे कि जो कुछ उसके साथ हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम गोली से लेके जो उस पे चली थी, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 मई जो उनके साथ हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम इद्दत केस जो बुशरापा के साथ डरा रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने छोड़ना है इमरान खान को। डरिए उस दिन से। ये कुछ सारी उम्र के लिए आप खान साहब को रेडियस दे, आज नहीं तो कभी निकलेंगे जब उन्होंने आके अपनी आवाम से बात करनी है। आज आवाम रात को तहज्जुद में उसकी जिंदगी के लिए दुआ करती है। लोग हमारे हाथ चूमते हैं कि तुम इमरान खान के साथ खड़े हो। जब इतना एक्सक्लोज किस्म का पॉपुलैरिटी आपकी आ जाए ना, उसकी बात के ऊपर जो आप असर सोच नहीं सकते, हो क्या सकता है? सो अब धरने शर इमरान खान ने नहीं कर रहे। इमरान खान ने अपनी जबान से सिर्फ कहना है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो हो जाएगा। नहीं, वो क्या डिस्ट्रक्शन का रास्ता है? कुछ नहीं डिस्ट्रक्शन, एहतजाज का रास्ता। मैं सिर्फ आपको बता, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि हुकूमत जाती है अदम एतमाद से, जैसा कि हमने आपकी हुकूमत को जाते हुए देखा था। खान साहब शायद पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज बात करें कि यार हकीकी आजादी दे दो, जो कि इस मुल्क में नहीं है। ना जबान की आज़ादी है, ना बोलने की आज़ादी है, ना निकलने की आज़ादी है, ना एहतजाज की आज़ादी है, ना अपनी जमहूरियत में वोट डालने की आज़ादी है, ना इस मुल्क में अपना प्राइम मिनिस्टर आज़ादी है, ना चीफ मिनिस्टर लगाने की आज़ादी है। ये सारी की सारी आज़ादी किसी और के पास है। खान ने सिर्फ ये कहना है कि वो आज़ादी वापस इस कौम को दे दो जो इसका राइट है। इस पर शायद बहुत सारे लोग। बहुत शुक्रिया सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले जो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है गवर्नर साहब पेशावर में, जिसमें आप भी मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, वज़ीर दाखिला भी थे, आर्मी चीफ भी थे, उसमें उसका एक जो मेन एजेंडा था वो खैबर पख्तूनख्वा में पीस जो है वो उसको इंश्योर करना था। लेकिन आपका जो बयान मैं आज पढ़ रहा था अखबार में, जिसमें आपने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं अली अमीन गंडापुर, वो अपने ज़िले में भी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं कर सकते। तो इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद इतनी मायूसी अपनी सूबाई हुकूमत से, सर उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें असदुल्ला साहब, बात यह है कि माजी में भी यहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं। आप देखें कि जब 2008 से 13 तक हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों की, यहाँ पर ANP की हुकूमत थी, यहाँ पर ऑपरेशंस भी हुए, यहाँ पर सेटलमेंट भी हुई, चीज़ें भी हुई, कामयाब ऑपरेशंस भी हुए। और आप देखें कि वहाँ पर उस वक्त जो हुकूमत थी वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सियासी जमातों को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ था और हमेशा वो उनके साथ बातचीत कर रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन बोर्ड थी। अब मुझे बताएं कि कुरम की सिचुएशन हुई, अमन अमान की सिचुएशन हुई, आज तक सूबाई हुकूमत ने कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग्स किया? मुझे छोड़ दें, किसी भी से अपनी इत्तेहादियों के साथ किया, कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई हो? कोहाट कुरम का इशू आया, मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा किया, हम कोहाट गए, मैं किसी के पास चल के गया, किसी को फ़ोन किया और हम इकट्ठे होकर, मैं उनका मशहूर हूँ कि मेरे साथ गए। उसके बाद मैंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई सूबे के अमन के लिए। ये काम मेरा नहीं था, ये काम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रॉमिस का था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इन चीज़ों के लिए फारिग ही नहीं है। उनको अगर करप्शन से, पैसे खाने से, माल बटोरने से फुर्सत मिलेगी तो ये चीज़ें करेंगे। अब मुझे बताएं, आपने कहीं सुना है कि ऐसे उन्होंने ऐसे अमन के लिए कोई इकदाम किया हो जो ख़ुद जो है, जिसके ऊपर 9 मई के इल्ज़ाम हों, जिसके ऊपर दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की FIR हों, जिसके ऊपर अपने सूबाई वज़ीर कत्ल के FIR हो, तो वो अपने सूबे में अमन। मुझे बताएं ना, डी खान है, मेरा भी ज़िला, उनका भी ज़िला है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है। आप तो सारे दिन जो है एक्सरे निकाल रहे होते हैं मुराद अली शाह की कि आज मोटरसाइकिल चोरी हो गई, आज ढक्कन नहीं है, आज साइकिल नहीं है, आज मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है। यहाँ पर हम रोज़ाना अपने फ़ौजों के जनाजे उठा रहे हैं, पुलिस के जनाजे उठा रहे हैं, और यहाँ पर तो कोई किसी से नहीं पूछता कि सूबाई हुकूमत कहाँ पर है, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं बहाल कर रही। यहाँ पर डी खान टांक, लकी बनू, साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में क्या चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए मैंने हमेशा ये कहा, मुझे बताया ना, एक सूबाई हुकूमत है जो कि 25 किलोमीटर का रोड, कुरम का रोड नहीं खोल सकती, कितने महीने हो गए। फिर ये बात कहते हैं कि जी ये बातें करते हैं।
आप मुझे बताएं ना कि हक तो यह था कि सूबाई हुकूमत बैठी होती क्वार्ट में, वहाँ पर अपनी इंतजामिया के साथ बैठी हुई थी, वहाँ पर IGO चीफ सेक्रेटरी और तमाम इंतजामिया अमूर के अफसरान को बिठाते और बोलते कि आए हमने रोड खोलना है। जो लोग 25 किलोमीटर रोड नहीं खोल सकते, जो अपने ज़िले में अमन काम नहीं कर सकते, वो देखें वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप मुझे बताएं कि लोगों को किसने आबाद किया, 40,000 लोग कौन लेके आए थे, कौन इनके लिए दफातर खोल रहे थे? तो प्रॉब्लम यह है कि इनका विल ही नहीं है, कभी इन्होंने असेंबली में डिस्कस नहीं किया कि अमन कैसे लेके आएंगे, कभी काबीने में डिस्कस नहीं किया। साहब वो ये कहते हैं, एक तो जो आप ये कह रहे हैं ना कि जी वो दहशतगर्दी उनके ज़माने में बढ़ गई है, वो तो ये क्लेम करते हैं कि हमारी जब हुकूमत थी, यानी विफाक में जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो दहशतगर्दी का तकरीबन खात्मा कर दिया था। ये उसके बाद जो विफाक में दूसरी हुकूमत आई है, उसके बाद ये दहशतगर्दी बढ़ गई है। उनका मौक़िफ़ तो ये है। आप ज़रा सर्वे कर लें, वो तो जो कहते हैं वो तो कहते हैं, उनको तो पता ही नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। पहली बात तो है कि आप सर्वे कर लें, 2013 में इनके हवाले से ये सूबा पुरअमन सूबा हमने किया था जब ANP और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत इस सूबे में थी। उसके बाद जब बदअमनी बड़ी सूबे में, तो फिर तो मसला ये है कि जब सिंध में भी हालात ख़राब थे, जब इमरान की हुकूमत थी, तो उसका इमरान ही जिम्मेवार था। फिर तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। उसको तो आप हमें कहते थे कि पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी करते थे। सूबे की जिम्मेवारी 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस के पास होती है, जो कि चीफ मिनिस्टर होता है। आज मुझे बताएं कि जब बेदमनी हुई है तो ये क्यों हुई है, किस तरीके से हुई है, क्यों ये हमारे सूबे में बदमनी, आज हमारी पुलिस को डिमोरलाइज क्यों किया गया है। आज मुझे बताएं कि एक हमारे सूबे के एक नाअहल वज़ीर आला को ये पता नहीं है कि वफाकी हुकूमत ने NFC अवार्ड में जो 1% पैसे देने थे, वो 500 अरब रुपए इनको, बल्कि 522 अरब रुपए अभी तक मिल चुके हैं। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो कि पिछले साल तक जो हमें असम्बली में प्रोवाइड किया गया है सवाल के जवाब में, कि 499 500 अरब तक हमारी सूबाई हुकूमत को ये पैसे वॉर ऑन टेरर में मिले हैं। तो इन्होंने पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनके लिए क्या गैजेट खरीदे हैं, असला खरीदा है, क्या बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदी हैं, क्या लैब्स बनाए हैं, क्या गैजेट्स उनको दिए हैं, क्या दिए, क्या आपने CTD को प्रोमोट किया है, उसको मजबूत किया, क्या किया, 500 रुपए कहाँ किए, खा पी गए। अभी कहते हैं हमें तो, अब आप एक चीफ मिनिस्टर को यह पता नहीं है कि मुझे कितने पैसे मिले, वो कहते हैं 1 रुपया भी नहीं मिला। मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद एक व्हाट्सएप करता हूँ और आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ कि ये 500 अरब रुपए हैं जो हमारे सूबे को जो है मिले हैं, और इनको पता ही नहीं है, क्योंकि खा पी गए, उड़ा लिए, या तो धरनों में खर्च करते हैं, या अपनी ऐशों में खर्च करते हैं, या लूटमार में खर्च करते हैं। इसी तरीके से हमारे मर्जर ऑफ फाटा जो हुआ है, उसके जो पैसे आते हैं ये भी खा पी गए। आज मुझे फॉर्मर फाटा के लोग जो मर्ज जैसे के हैं, वो इस चीज़ को रो रहे हैं कि रियासत ने हमारे साथ वादा किया था डेवलपमेंट का, जब डेवलपमेंट के पैसे इनके पास आते हैं ये उधर उधर उड़ा लेते हैं, तो कहते हैं हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। सही है। मतलब चोरी भी, जो आप करप्शन और चोरी की जो बात करें, इस पर तो मैं कौन सा बात हूं, लेकिन ये जो आपने फरमाया कि कोरम का मसला इन्होंने खराब किया या इसको टाइम पे एड्रेस नहीं किया, आप नहीं समझते कि कोरम का जो इशू है ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू बन चुका है। ये महज 2 ग्रुप्स की लड़ाई नहीं थी, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि ये सिर्फ सूबाई हुकूमत इसको नहीं कर सकती थी। तो आप क्या खाली सूबाई हुकूमत को इल्जाम दे सकते हैं कोरम के मामले को खराब करने का, और फिर अब वहां पर जो सूरत बेहतर हुई है, बंकर को मिसमार किया जा रहा है या वहां काफिले पहुंचना शुरू हुए हैं, इसका क्रेडिट भी तो आप किसी हद तक सूबाई हुकूमत को देंगे ना सर? देखिए, पहली बात तो है कि मामला क्यों खराब हुआ है, आपने ढील दी तो खराब हुआ है ना। अगर आप ढील न दे तो ये कोरम का मसला खराब ना होता। फिर उसके बाद जब मैंने ऐलान किया कि मैं जा रहा हूँ, तो CM पहले भागते हुए चले गया खुद कि मैं जा रहा हूँ। मैं कहा बिल्कुल और दम जाए, अच्छी बात है, जब मैं ऐलान करता हूँ कम से कम आपको कुछ ख्याल आता है तो आप भाग जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने APC की, फिर कहते हैं ये क्यों APC कर रहे हैं, भाई मैं आपके कहने पर चलूँगा, मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूँगा। आइन आवाम के लिए है, मैं इधर अगर बैठा हूँ मैं इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं यहाँ पर सोने के लिए आया हूँ, और मैं इनको बिल्कुल जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आप देखेंगे हम करेंगे। अगर यही सवाल हमसे मीडिया करती थी कि अगर सूबाई हुकूमत नहीं करी तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, तो उनको मैंने इकट्ठा किया, मैं उनका मशकूर हूँ, हमने APC की। लेकिन ये इतने हद तक क्यों बढ़ा, पहली बात तो ये है ना, अच्छी बात है कि जा रहा सामान, में इस पर नहीं हो कि अमन ना हो, सामान ना जाए, लेकिन बात यह कि क्यों इस चीज़ को इतना तोल दिया गया कि यहाँ तक नौबत आई कि आपकी रेट वहाँ पर नहीं है, आप रोड नहीं खुलवा सकते, आपका नावाइयों में जो है वो करते हैं। अभी भी 1500 से 2000 वहाँ पर जो हमारे भाई हैं वो फंसे हुए हैं, जिन्होंने बैरून मुल्क सफ़र करने हैं, जिनकी नौकरियाँ थी, जिनकी मजदूरी है, वो वहाँ से आ नहीं सकते हैं। या अकानवाई तो आप भेज रहे हैं, कुछ खुराक भेज रहे हैं, कुछ आप चीज़ें भेज रहे हैं। मेरे अंडर रेड क्रिसेंट अथॉरिटी थी, जिसका हमने यहाँ पे IDPs कैंप्स लगाए हुए थे, टेम्परेरी IDPs, जहाँ पर हम 2 टाइम का खाना भी दे रहे थे, हमने गर्म कपड़े भी दिए, हमने टेंट्स भी दिए। मुझे बताया नहीं IDPs के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। लिहाजा प्रॉब्लम ये नहीं है, हम कहते हैं करें सूबे की तरक्की के लिए, सूबे की अमन के लिए, मेरा ज़ाती मुखालिफ क्यों ना हो,
मेरा पॉलिटिकल मुखालिफ क्यों ना हो, मैं सूबे के अमन अमान के लिए, सूबे की तरक्की के लिए किसी साथ भी सियासत नहीं करूँगा, लेकिन कम अज़ कम उनको बताऊँगा कि आपकी जिम्मेवारी है कि आपको अगर गलती से कोई मैंडेट मिल भी गया है तो आपने काम करना है। सही है, लेकिन गवर्नर साहब आपने जो अभी शुरू में कहा कि इन्होंने बाकी सियासी जमातों को साथ नहीं मिलाया, लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले जो हुकूमतें रही हैं पीटीआई से पहले, वो स्प्लिट मैंडेट के साथ बनाई या इत्तेहादी हुकूमतें बनती रही हैं। अब यहाँ पर तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक हुकूमत बनी है, अगर आप इनको मखसूस नशस्तें दे दें तो फिर इन पीटीआई को निकाल के बाकी पार्लियामान में नुमाइंदगी ना होने के बराबर बच जाती है। तो ऐसी सूरत में अवाम ने मैंडेट तो एक ही जमात को दिया है ना, इनके लिए इन पर कदगन तो नहीं है कि ये किसी और के साथ बैठे ना, अखलाकी तौर पर कोई जवाब है? नहीं, अखलाकी बात अगर कहेंगे तो बिल्कुल बैठेंगे। आप देखें, अब आप कह रहे हैं कि 3 सूबों में तो इलेक्शन हराम था, सिर्फ केपी में हलाल है। केपी में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनका जो इस वक्त सियासी मसीह है मौलाना फजल रहमान, वो कह रहे हैं मेरे हक पे डाका डाला गया है। अगर हक पे डाका डाला गया तो माल गनीमत तो पीटीआई को मिला ना, किसी और को तो नहीं मिला ना। तो फिर मौलाना साहब को मौल गनीमत उनका जो बात कर रहे हैं पहले उनको वापस कर दें, उसके बाद फिर पता चल जाएगा इनके पास कितनी है। और मैं क्यों और हम क्यों इसको दे दें रिजर्व सीटें? इनका हक ही नहीं बनता, इनकी जमात ही नहीं थी। जो जिस जमात में शामिल हुए हैं उस जमात को कोई वजूद नहीं था। उसका खुद जो अपना हेड है वो खुद जो है वो अपनी पार्टी की निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा, और आप कहते हैं इनको आप जाके महसूस कोई रेवड़े जो हम इनको बांटें कि आप ये रेवड़े आप ले लें। लिहाजा बात यह है, आप अगर हमारे पास भी देखें, हमारे पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन हमने 18वीं तरमीम की, यूनानिमसली पास की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया। एक इखलाकियात होती है कि आप अगर करते हैं, अगर इनके पास इतनी मेजॉरिटी थी, जब पश्तून जिरगा था फिर क्यों इनको पड़ी हुई थी, फिर हमें क्यों बुला रहे थे? क्या सूबे के अमन के लिए इकट्ठे हों? हुए थे ना, बुलाया था अपने घर पे। तो जब ये चीज़ें थी तो हमने भी सूबे के अमन के लिए हमने कहा चलो जो कुछ भी है, पहली दफ़ा हम सीएम हाउस गए अपने सूबे के अमन के लिए, उसके लिए। फिर उसके पास भी उस वक्त इनके पास मेजॉरिटी थी, फिर ना बुलाते, खुद कर लेते। फिर ये इतने फंदे खान है, फिर चीज़ें खुद कर लेते। लिहाजा चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। अगर इनके पास मेजॉरिटी है, चलो इनके पास मेजॉरिटी ना बुलाएं किसी को भी, जाके अपने ज़िले में अमन कायम कर लें, जाके टांक में, वजीरिस्तान में, बनू में, लकी में जो चीज़ें हो रही उसको कायम कर लें। एक दिन भी आपने सुना है कि इन्होंने अमन अमान के लिए कोई मीटिंग कॉल की हो? कभी इन्होंने कि इन लोगों ने तो हमेशा मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया है। 40,000 बंदा कौन लेके आया था? कौन कह रहा था कि हम इनके दफातर भी खोलेंगे? आज वहाँ से अगर अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो क्या इन्होंने कोई आवाज़ उठाई है? ये तो कहते हैं हम डायलॉग करना चाहते हैं। एक शख्स, एक मुल्क हमारे ऊपर हमलावर होते हैं, उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, और आप कहते हैं कि हम उसके ऊपर जो है उनसे मुज़ाकरात करें। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। जो पाकिस्तान के आइन को, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। और फिर मेरा जो नुमाइंदा है, जो एपेक्स कमेटी में मेरी सूबे की नुमाइंदगी करता है, आप मुझे खुद बताएं, जो 9 मई में मुलविस हो, जो जिसके ऊपर खुद जो है दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अपने वजीर के कत्ल का केस हो, वो जाकर मेरे अमन की बात करेगा वहाँ पर। ऐसे में तो फिर उन्हें चीफ मिनिस्टर होना ही नहीं चाहिए ना सर। वो तो फिर कानूनी तौर पर भी उनको चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कानून कदगन नहीं लगा रहा और वो फिर वो कहते हैं कि जी मुझ पर अभी कोई चीज साबित ही नहीं हुई है, सजा याफ्ता नहीं हूँ। देखिए फैसला नहीं हुआ ना, लेकिन केसेस तो है ना उनके ऊपर कि नहीं है। लेकिन जब होगा, लेकिन गवर्नर साहब आप पाकिस्तान की सियासत को जानते हैं, केसेस तो किसी पे भी बन सकते हैं ना, केसेस तो किसी पे भी बन सकते हैं। कत्ल का केस आपका देखें, खुदा ना खास्ता अगर किसी का कत्ल होता है, वो किसी के खिलाफ ऐसी एफआईआर नहीं करता कि मैं सियासी एफआईआर करता हूँ। इसको अपने सूबाई वजीर कत्ल का केस है, वो तो चीफ मिनिस्टर से पहले नहीं था या सियासत में तो नहीं थे। चलें, ये तो बहुत ही संगीन क्या ये मुलविस जी, बिल्कुल सही है। अच्छा गवर्नर साहब, आप एक बात मुसलसल कर रहे हैं, उनके अपने भाइयों ने लगाया, मैं तो नहीं लगाया जी। अच्छा, एक बात आप मुसलसल कर रहे हैं सरा, और आप कह रहे हैं कि एनआरओ इन्हें नहीं मिलेगा। एनआरओ के हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ ये है, वो ये कहते हैं कि जी हमें तो कहा जा रहा है कि आप बनीगाला चले जाएं, मगर हम खुद नहीं मान रहे। हम तो चाहते हैं कि अदालतों से हमें रिहाई हो, हम अदालतों से मुकदमात लड़के निकलना चाहते हैं। तो एनआरओ कौन मांग रहा है, कौन दे रहा है? ये पीटीआई का मौक़िफ़ क्या गलत है आपके ख्याल? बिल्ली को ख्वाब में शीशड़ी नजर आते हैं। देखें, ये पहली बात है कि पीटीआई है कौन सी वाली? 5 फ्रेंचाइज हैं जो जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ छुरे उठाए हुए हैं। पहले बताया कि एथेंटिक पीटीआई है कौन? हर बंदा इस वक्त जो है वो पाँव पड़ रहा है कि एनआरओ में मिल जाए। इन्होंने को पता है कि हमारी करतूत क्या है। एनआरओ के लिए भीख देखें, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। ये जब बोलते थे ना बड़े बोल, और जो जिस तकब्बर के साथ बोलते थे, अल्लाह ताला को तकब्बर पसंद नहीं है। एनआरओ करते थे, जिस किस्म के मस्खरे बनाते थे महमूद खान चकजई के, जिस किस्म के फजूल गुफ्तगू मौलाना फजल रहमान के खिलाफ करते थे, आज उन्हीं के पाँव पड़े हुए हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमारे सियासी मसीह हैं, आप हमें इस गर्दाब से बचाएं। एक तरफ मौलाना फजल रहमान के साथ एक ग्रुप बैठ के बातचीत करता है, दूसरे ग्रुप को लगाए हुए कि आप उसको गालियाँ निकालो। ठीक है, यही इनका तरीक़ाकार है।
इनके ऊपर जो है ये जो मुज़ाकरात है, हम तो हमेशा पीपल्स पार्टी डायलॉग्स में बिलीव रखती है, लेकिन मुझे इन पर कोई एतबार नहीं है कि इनके डायलॉग्स, हमने भी पहले जब 16 महीने हुकूमत थी इनको डायलॉग की टेबल पर बिठाया था और इन्होंने 9 मई कर लिया था। तो इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, मेरी तरफ से कोई ट्रस्ट नहीं है। मैं दुआ गो हूँ कि स्पीकर साहब कुछ इसके ऊपर कर लेंगे, लेकिन मुझे कोई एतमाद नहीं है कि कुछ जो है इनसे कोई अच्छाई की तवक्को है। वो आपने कहा सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है, कौन करप्शन कर रहा है, कहाँ कर रहा है? महकमों में हो रही है, लोग कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है, मिनिस्टर्स कर रहे हैं, सर कहाँ करप्शन हो रही है? वज़ीर आला की सरबराही में पूरी गैंग बनी हुई है और इधर साथ में डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर भी आ चुकी हैं, वो उन्होंने अपना गैंग बनाया हुआ है, दोनों का आपस में मुकाबले शुरू है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे हैं, क्लास 4 की नौकरियाँ बेची जा रही हैं, सेक्रेटरियों के दफातर के बाहर नाके लगाए गए हैं PTI की तरफ से, कौन सी फाइल जाती है उसमें कौन से में कितनी कमीशन है, वो अंदर जा नहीं सकती जब तक कमीशन पे ना हो। TMS से लूटमार किया जा रहा है, उन बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों पे लाठीचार्ज आंसू गैस के शैल बरसाए गए जिनके साथ कमिटमेंट थी कि आपके बल्दियाती इदारों को मजबूत करेंगे, हम आपको जो है वो बजट से पैसे देंगे। अब इस ऐसी किस्म की कानूनसाजी कह रहे हैं। मेरे पास पिछले दिनों बिल आया जिसमें ये अपने मुशीरों को और स्पेशल असिस्टेंट को वजीर के बराबर खड़ा करना चाहिए, उतनी पावर देना चाहते थे। इलेक्टेड बंदे के मुकाबले में नॉन इलेक्टेड बंदों को वो पावर देना चाहिए। मैंने उसको एतराज़ात लगा के वापस भेजा। आज उन्हीं की असम्बली में वही बिल उनको पता चला कि हमने गलत किया और सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। 1 साल हो गया वाइस चांसलर्स नहीं लगा सके यूनिवर्सिटियों में, 26 यूनिवर्सिटियां बगैर वाइस चांसलर के हैं। ये तो इनकी नाअहली और नाकामी का आपके सामने सबूत है। अगर ये इतने तगड़े होते, हमारे तालीमी इदारे तबाह कर दिए हैं, 34 यूनिवर्सिटियाँ जिसमें 26 में वाइस चांसलर्स नहीं हैं, साल इनको होने को है हुकूमत को, ये वो भी नहीं लगा सके, और 2-3 महीने बाद तो किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स नहीं होगा। ये तो सूरत हाल है तालीमी। तो आप कहते हैं क्या हो रहा है? सारे दिन इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि हम किस तरीके से पैसे कमाएं और लूट मार करें और बस ये कीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारा वाहिद सूबा है जो सरप्लस में है, हमने सरप्लस बजट दिया। हाँ, सरप्लस में तो इसलिए हमारे लोग रोडों पे निकले होते हैं तनख्वाहों के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स हों, LHVs हों, अपना हमारे टीचर्स हों, वो लगे हुए अपनी तनख्वाहों के लिए। हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर्स अपनी पेंशनों के लिए रो रहे हैं, अपने जो हैं जो तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं और कह रहे हम सरप्लस में। लेकिन सर अगर बादशाह की बेटी वाला बात, अगर ये सब कुछ रोटी खत्म होगी, गंदम खत्म हो गया तो केक खा लें। जी सही है, लेकिन अगर गवर्नर साहब इतने लोग ना खुश हैं तो फिर जब अली अमीन गंडापुर कॉल देते हैं कि आओ इस्लामाबाद एहतजाज के लिए जाना है, तो फिर ये हज़ारों लोग कहाँ से निकल आते हैं? अगर आपके ख्याल में ये फिर कैसे PTI ने अपनी सियासी ताकत वहाँ बना के रखी है? आप तो खैर इन इलेक्शंस को नहीं मानते, लेकिन चलिए कुछ ना कुछ तो सीट्स निकाली है ना उन्होंने वहाँ। देखिए, बात यह है कि ये सरकारी PTI रह गई है। पंजाब से कितना बड़ा समंदर आया था मुझे बताएं, सिंध से और बलूचिस्तान से कितना बड़ा दरिया आए थे इस इस्लामाबाद में। ये सिर्फ सरकारी PTI रह गई है जिनको DCs, TMAs, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पैसे देते हैं, लोगों को गाड़ियाँ दिला के देते हैं। और आज मुझे बताएं 200 गाड़ियाँ खड़ी हैं लोगों की इस्लामाबाद में जो जिनकी जमानतें करानी है, वो सारी कह रहे हैं कि लोग जो है फिर रहे हैं कि हम कैसे उसको करें। लिहाजा पैसों की जो PTI है, सरकारी PTI है, जो सरकारी वसाइल से आ रही है, वो तो आई है। मुझे बताएं जो पंजाब वाले जो हमारे लीडरान इतने बड़े बड़े भाषण आपकी TV पे दे रहे होते हैं, वो कितने बड़े जुलूस लेके आए थे, कितने के अपने हल्कों से लेकर आए थे। बलूचिस्तान से कितने बड़े जुलूस है और सिंध से कितने बड़े जुलूस हैं। तो जहाँ पर हुकूमत है वहाँ पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी पे जो करप्शन कर रहे हैं वही पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी पे वो लोग लेके आ रहे हैं। आज इनकी हुकूमत खत्म हो जाए सुबह, मैं पूछता हूँ कि कितने लोग लेके आते हैं ये। सर अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपकी जमात भी शामिल है मुज़ाकराती कमेटी में, PTI के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ रोज़ाना ये बयानात सुन रहे हैं, मसलन ख्वाजा आसिफ साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ख़त्म कर देने चाहिए और ये स्मोक स्क्रीन है, वो कहते हैं इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। तो आपके ख्याल में इन मुज़ाकरात से कितनी उम्मीद वाबस्ता की जानी चाहिए? मैं दुआ को हूँ, बाकी ख्वाजा आसिफ साहब मैं समझता हूँ कि ठीक कहते हैं, ये इनके कोई ट्रस्ट नहीं है और किसी वक्त जो है वो भाग जाएंगे कि हम तो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ये हो गया वो हो गया। जैसे 26वीं तरमीम में भाग गए, सब कुछ खुद ही ड्राफ्ट किया, फिर कहता मैं एक मुलाकात करके आता, जब मुलाकात से कहता हम इस चीज़ को मानते नहीं है, खुद ही ड्राफ्ट किया जो है बिल उससे मुनकर हो गए। तो आप मुझे बताएं, तो मैं स्पीकर साहब के लिए और कमेटी के लिए दुआगो हूँ, बाकी तो मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती इसमें। तो सर आपके ख्याल में इन मुज़ाकरात के अलावा भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? नहीं, पाँव पड़ने का सिलसिला जारी है, NRO मांग रहे हैं, बाकी तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो पेशावर में कुछ बहुत अहम मुलाकातों की खबरें आए रोज़ गर्दिश करती रहती हैं। यहाँ पर तो बुशरा बीबी आई हुई है, बाकी तो कोई खास नहीं है। अच्छा, अब ये भी, लेकिन आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं
वो अब इतवार के रोज़ उनका जेल का दरवाज़ा खुला, बहुत ही कम मिसाल इसकी मिलती है कि इतवार के रोज़ मुलाकात कराई जाए और चीफ मिनिस्टर के लिए दरवाज़ा खुला और उन्होंने 1-on-1 जाके अडयाला में इमरान खान से मुलाकात की। अगर आपके ख्याल में बैकएंड पे कुछ नहीं चल रहा तो फिर ये मुलाकात क्या थी? देखिए, कुछ अर्से बाद जब तारीख लिखी जाएगी तो इमरान खान को खुद पता चलेगा कि मेरे जमात में मीर सादिक और मीर जाफ़र कौन थे। फिर उनको पता चलेगा इतवार वाले कौन थे और जुम्मे वाले कौन थे और जुमेरात वाले कौन थे। ये तो उसको पता चलेगा, क्योंकि जब वो सीएम साहब आते हैं, जो कमरे में बैठे होते हैं तो अपनी राम कहानी सुना रहे होते हैं और अपनी जो है वो रोना रो रहे होते हैं कि मेरी क्या मुश्किलात हैं। जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं तो अपनी कैसेट चेंज कर लेते हैं और फिर वो रीमिक्स गाने लगा लेते हैं अपनी पार्टी के। तो दो रोए यार, देखते हैं कब तक वो इस चीज़ नहीं, लेकिन कोई पैगाम रसानी तो वो कर ही रहे हैं ना सर। आखिर कौन उनको मिलने देगा इतवार को? कोई फैसिलिटेट तो कर ही रहा है ना हुकूमत। आई एम श्योर हुकूमत ही कर रही होगी, और कौन करेगा? अगर देखें, अगर उनको ये ख्याल है कि एनआरओ उनको मिलना है और उनके करतूत ऐसे हैं जिस पे उसको सज़ा नहीं मिल सकती, जो आपने करतूत गलत किए उस पर तो आपको सज़ा मिलनी है। अगर आप करतूत ठीक है तो आप क्यों एनआरओ मांग रहे हैं, क्यों मिन्नतें कर रहे हैं, क्यों पाँव पड़ रहे हैं? फिर आप अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें तो प्रेशराइज नहीं होती। यही लोग कहते थे अदालतें आज़ाद हैं, नैब आज़ाद है, तो अदालतें भी आज़ाद है, नैब भी आज़ाद है। अगर आपके ऐसे करतूत हैं जिस पर आपको सज़ा मिलनी है तो आपको कोई नहीं हो सकता, कोई और मखलूक तो नहीं है। आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, आइन और कानून के मुताबिक जो आपने गलत काम किया उस पर आपको सज़ा होनी है। सही है। तो सर आखिर में ये बता दें कि 20 जनवरी जो है वो आपके ख्याल में मैजिक डेट है? कोई डेट मैजिक नहीं है, जादू टोने ख़त्म हो गए। अच्छा, तो कल आप जब एक ही कमरे में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मौजूद थे तो मैंने सुना है कि बड़ा गर्मजोशी के साथ आपका मुसाफा हुआ है, बड़े खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ है। ये खबर दुरुस्त है? नहीं, मैं आर्मी चीफ साहब की दावत पे गया था, मैं उनके साथ मौजूद था। कोई ऐसा हमारी गर्मजोशी के साथ कोई मुसाफा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गलत जरा है आपका, गलत जरा है। बहुत शुक्रिया फैजल करीम कुंडी साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे और आपने देखा कि सूबे के हवाले से, अमन-ओ-अमान की सूरत हाल के हवाले से, कल जो एक बहुत अहम मुलाकात हुई है उसके हवाले से, और फिर कुरम की सूरत हाल, इन तमाम चीज़ों पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ये आज का प्रोग्राम था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।